दोस्तों पिछले पार्ट में मैंने आपके लिए मोहम्मद गजनवी के आक्रमण तक पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। देखिए मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमणों को पढ़ाना तो बेकार की बात है, क्योंकि ना तो इतने आक्रमण किसी को याद होते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आपके लिए 17 आक्रमणों में से कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण आपके लिए करवा देंगे, ठीक है ना, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। देखिए मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी नए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा यदि आपको हमारे पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है ना। यदि आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आ रहा है तो आप पार्ट 2 को जाके देख सकते हो। यदि आपको पार्ट 2 भी समझ में नहीं आता तो आप पार्ट प्रथम को जाके देख सकते हो, ठीक है ना। मैं इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए मैं आपके लिए बता दूं, हम आपके लिए फुल इंडिया जीके का सिलेबस करवा रहे हैं और हम आपके लिए पार्ट वाइज सारी की सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप पिछले पार्ट को जाके देख सकते हो, ठीक है ना। और प्रत्येक वीडियो में उसके पिछले पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। उस पर क्लिक करके आप पिछले पार्ट को देख सकते हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ अरब आक्रमण पढ़ाने के बाद हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत करवाएंगे, ठीक है ना। क्या करवाएंगे? दिल्ली सल्तनत शुरू करवाएंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत से पहले कुछ अरब आक्रमण इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम आपके लिए कुछ अरब आक्रमण करवा रहे हैं, ठीक है ना। और अरब आक्रमण के अंतर्गत हम आपके लिए आज पार्ट नंबर 3 अपलोड कर रहे हैं। अब देखिए अरब आक्रमण के अंतर्गत मैंने आपके लिए मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बारे में बताया था। तो मोहम्मद गजनवी के जो 17 आक्रमण थे ना, 17 आक्रमणों से कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन कौन से थे वो आपके लिए करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो पहला आक्रमण था वो था इसका जयपाल पर। किस पर था? जयपाल पर था। यदि हम बात करें जयपाल की, तो जयपाल कहाँ का राजा था? यह सिंध क्षेत्र का राजा था, ठीक है ना। कहाँ का राजा था? सिंध क्षेत्र का राजा था। देखिए यदि हम बात करें मोहम्मद गजनवी की और साथ में बात करें हम जयपाल की, यानी कि मोहम्मद गजनवी वर्सेस जयपाल का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी वर्सेस जयपाल का जो युद्ध था ना, वो सिंध क्षेत्र के निकट एक जगह है जिसका नाम है पेशावर, ठीक है ना। क्या नाम है? पेशावर है। तो पेशावर के निकट जयपाल की हार हो गई थी, यानी कि मोहम्मद गजनवी का और जयपाल का युद्ध हुआ था पेशावर में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? पेशावर में युद्ध हुआ था। अब देखिए जयपाल की एक रानी थी। क्या थी? जयपाल की एक रानी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम ओसर था, ठीक है ना। क्या था? ओसर था। यदि हम बात करें ओसर रानी की, जब ओसर रानी को पता चला कि जयपाल की हार हो चुकी है, क्या हो चुकी है? हार हो चुकी है, तो ओसर रानी ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। यानी कि ओसर रानी को पता चल गया था कि जयपाल की हत्या हो चुकी है, जयपाल युद्ध में मारा जा चुका है, तो उस ओसर रानी ने जोहर कर लिया था। ये पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है रानी ओसर ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे लिखा हुआ है यह आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गजनवी का भारत पर यह पहला आक्रमण था, ठीक है ना। कौन सा आक्रमण था? पहला आक्रमण था, याद रखना। यदि हम बात करें मोहम्मद गजनवी के भारत में पहले आक्रमण की, तो पहला आक्रमण किस पर था? पहला आक्रमण सिंध पर था। किस पर था? सिंध पर था। और सिंध का राजा कौन था? उस समय सिंध का राजा था जयपाल, ठीक है ना। कौन था? जयपाल। और उस समय जयपाल की जो रानी थी उसका नाम क्या था? ओसर था। इसने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था, ठीक है ना। यदि हम बात करें जयपाल पर आक्रमण की, तो जयपाल पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी की समथिंग, ठीक है ना। 1001 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और मोहम्मद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण था, ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के सेकंड आक्रमण की। देखिए यहाँ पर मैंने क्रम लिख रखा है, ये मोहम्मद गजनवी का सेकंड आक्रमण था, ठीक है ना। देखिए मोहम्मद गजनवी का सेकंड आक्रमण होता है मुल्तान पर। किस पर होता है? मुल्तान पर। और ये 1006 ईस्वी के समथिंग होता है। कब होता है? 1006 ईस्वी के समथिंग ये आक्रमण होता है, ठीक है ना। अब इस आक्रमण में फतेह दाऊद की हार हो जाती है। किसकी हो जाती है? फतेह दाऊद की हार हो जाती है, ठीक है ना। मुल्तान का राजा कौन था उस समय? मुल्तान का राजा था फतेह दाऊद। देखिए इस आक्रमण कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2-1 लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले आक्रमण की। अगला आक्रमण है आपका आनंदपाल पर आक्रमण। ये जो आनंदपाल पर आक्रमण था ये 1008 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1008 ईस्वी को ये आक्रमण किया गया था आनंदपाल पर। यदि हम बात करें आनंदपाल की, तो आनंदपाल किसका पुत्र था? आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। देखिए किसका पुत्र था? आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। और जयपाल कहाँ का राजा था? जयपाल भी सिंध का राजा था। आपको मैंने बताया था जयपाल कहाँ का राजा था? सिंध का राजा था। देखिए ये तो हो गया आपका जयपाल, ठीक है ना। और जयपाल का राज कहाँ पर था? जयपाल का राज था सिंध पर, ठीक है ना। कहाँ पर था? सिंध पर। यदि हम बात करें जयपाल के पुत्र की, तो ये हो गया जयपाल का पुत्र। और जयपाल के पुत्र का राज कहाँ पर था? जयपाल के पुत्र का राज था नाहरकोट दुर्ग पर। किस पर था? नाहरकोट दुर्ग पर, ठीक है ना। देखिए जो नाहरकोट दुर्ग था ना, ये सिंध क्षेत्र से कुछ थोड़ी ही दूरी पर था, ठीक है ना। इसका मतलब यदि जयपाल पर आक्रमण हुआ है तो नाहरकोट दुर्ग पर भी आक्रमण होना जरूरी था, क्योंकि जब जयपाल को हरा दिया मोहम्मद गजनवी ने तो नाहरकोट दुर्ग को भी हराएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आनंदपाल पर आक्रमण किया था 1008 ईस्वी में और आनंदपाल जयपाल का पुत्र था, ठीक है ना। किसका पुत्र था? जयपाल का पुत्र था। और मोहम्मद गजनवी का नाहरकोट दुर्ग पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, याद रखना। यानी कि वो आनंदपाल को भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है। आनंदपाल हार जाते हैं इस युद्ध में और मोहम्मद गजनवी जीत जाते हैं। आगे लिखा हुआ है ये नगरकोट दुर्ग या फिर नाहरकोट दुर्ग पंजाब प्लस पाकिस्तान वाले एरिया के मध्य उपस्थित है, याद रखना। देखिए पंजाब की लोकेशन कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों एरियाओं के बीच में जो लोकेशन है वहाँ पर उपस्थित है नाहरकोट दुर्ग या फिर नगरकोट दुर्ग, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले आक्रमण की। अगला आक्रमण है आपका चौथा आक्रमण। यदि हम चौथे आक्रमण की बात करें तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कहलाता है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध कहलाता है चौथा आक्रमण। यह कहाँ पर होता है? ये हरियाणा में होता है और 1014 ईस्वी में इस आक्रमण को किया गया था। इसके अंतर्गत पॉइंट लगा हुआ है कि गजनवी
जो मोहम्मद गजनवी था वो यहाँ से चक्र स्वामिनी की जो आदमकद मूर्ति होती है, कांसे की मूर्ति चला करके ले गया था। ठीक है, यदि हम बात करें आदमकद मूर्ति उसे कहते हैं ऐसी मूर्ति जिसके सिर भी होता है और सिर के साथ साथ उसके हाथ पैर सारे के सारे जो उपस्थित होते हैं उस मूर्ति में, तो उसको बोलते हैं आदमकद मूर्ति। ठीक है ना। अगर बात करें इस पॉइंट की तो इसमें लिखा हुआ है गजनवी जो था वो चक्र स्वामिनी एक देवी थी, उसकी आदमकद मूर्ति यहाँ से चुरा कर ले गया था, जो किसकी बनी हुई थी, जो कांसे की बनी हुई थी। ठीक है ना, किसकी बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए आगे लिखा हुआ है राजधानी थानेश्वर थी। देखिए राजधानी थानेश्वर का मतलब है, देखिए मोहम्मद गजनवी ने कुरुक्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, यानी कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध किया था हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो हरियाणा पर मोहम्मद गजनवी ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जब मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था तो उस समय उसने अपनी एक राजधानी बनाई थी, सबसे पहली राजधानी उसने थानेश्वर बनाई थी। क्या बनाई थी, थानेश्वर बनाई थी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के कुछ अन्य आक्रमणों की। देखिए मोहम्मद गजनवी के कुछ अन्य आक्रमण कौन से थे, मथुरा पर उन्होंने आक्रमण किया था, उस पर अधिकार कर लिया। कालिंजर पर उन्होंने आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अहिलवाड़ा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अहिलवाड़ा कहाँ पर उपस्थित है, यूपी में उपस्थित है। ठीक है ना। अगर बात करें इसके 15वें आक्रमण की, तो 15वां आक्रमण इसने कब किया था, 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1025 ईस्वी में इन्होंने 15वां आक्रमण किया था। देखिए 8वें अंक को देकर के आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 8वां आक्रमण तो हमारी कॉपी में है, लेकिन ये वास्तविकता में अगर हम देखें तो मोहम्मद गजनवी का 15वां आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1025 ईस्वी में। अब देखिए 15वें आक्रमण के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर जो 15वां आक्रमण था मोहम्मद गजनवी का, उसने सोमनाथ मंदिर पर किया था। किस पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर किया था। और जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है, गुजरात में उपस्थित है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सोमनाथ का राजा था उसमें भीमदेव प्रथम। कौन था, भीमदेव प्रथम। यदि हम बात करें भीमदेव प्रथम की, तो भीमदेव प्रथम को मूलराज के नाम से भी जाना जाता था। उस समय किसके नाम से जाना जाता था, मूलराज के नाम से जाना जाता था, जो कि गुजरात का शासक था। ठीक है ना। लेकिन मूलराज जो था यानी कि भीमदेव जो प्रथम था ये उससे हार गए थे। ठीक है ना, क्या हो गए थे, हार गए थे। अब देखिए जब हार जाएंगे तो सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने आक्रमण किया था, और सोमनाथ मंदिर किसके अधिकार में था, भीमदेव प्रथम के अधिकार में था, और भीमदेव प्रथम हो जाते हैं पराजित। ठीक है ना, हो जाते हैं पराजित। अब देखिए भीमदेव प्रथम तो पराजित हो गए। अब मोहम्मद गजनवी क्या करेगा, मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। अब देखिए इसमें एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, देखिए सोमनाथ मंदिर को जब मोहम्मद गजनवी लूटता है ना, तो इस मंदिर में से इतना सोना निकलता है, इतना सोना निकलता है कि मोहम्मद गजनवी के पास साधन घोड़े गाड़ी कम पड़ जाते हैं, लेकिन सोना खत्म नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए यही कहानी मैंने आपके लिए नीचे लिख दी है। देखिए नीचे क्यों लिखी है, इसलिए लिखी है यदि आप कभी भूल जाओ तो इस कहानी को पढ़ लेना। इस पर लिखा हुआ है कि गजनवी सोना लूट करके मंदिर से जाने लगा तो उसके साधन कम पड़ गए थे, लेकिन मंदिर का सोना कम नहीं हुआ था। ठीक है। देखिए ये आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो छोटी सी कहानी है ना, ये मैंने आपके लिए इसलिए लिखी ताकि आपको मोहम्मद गजनवी का ये आक्रमण याद रहे। ठीक है ना। यदि आपको ये कहानी याद रहेगी तो आपको मोहम्मद गजनवी का ये जो 15वां आक्रमण है याद रहेगा सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब देखिए इसी में आगे मैंने एक नोट लगा रखा, नोट पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जब गजनवी वापस जा रहा था तो रास्ते में राजस्थान में एक जिला जिसका नाम है चूरू ददरेवा पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है, चूरू ददरेवा पड़ता है। जब मोहम्मद गजनवी चूरू ददरेवा में से होकर के जा रहा था तो उस समय गोगा जी को पता चल जाता है कि मोहम्मद गजनवी खाने में गाय को काटने के लिए साथ ले जा रहा था। ठीक है ना। तब गोगा जी ने क्या किया, 47 भतीजों के साथ पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया था और मोहम्मद गजनवी को 80 किलोमीटर दूर नौहर नाम के स्थान पर, जो कि हनुमानगढ़ में उपस्थित है, जिसको हम गोगा मेड़ी नामक एक जगह है वहाँ पर, जो कि आज वर्तमान हम गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उसको घेर लिया था। किसको, मोहम्मद गजनवी को। अब घेरने के बाद क्या होता है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है तो उस समय गोगा ने ऐसे कई चमत्कार उस युद्ध में किए थे, जिस चमत्कारों की वजह से मोहम्मद गजनवी ने गोगा को किसकी उपाधि दे दी थी, जहर पीर की, या फिर गोगा पीर की उपाधि दे दी थी। ठीक है ना। और वहीं पर जहर पीर, गोगा पीर यानी कि हमारे जो गोगा जी महाराज थे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। इनको हम सांपों का देवता भी कहते हैं, किनको, गोगा जी को। और मैं नोट में आपके लिए एक चीज लिखा रखी है कि यदि गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं तो तेजा जी को क्या कहते हैं, तेजा जी को नागों का देवता कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब देखिए इस कहानी को मैं आपके लिए एक ओवरव्यू के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये तो हो गया आपका मोहम्मद गजनवी। ठीक है ना। कौन हो गए थे, मोहम्मद गजनवी। ये मोहम्मद गजनवी क्या करता है, ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। जब ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो वहाँ से क्या लूट के ले जाता है, ये सोना लूट करके ले जाता है। ठीक है ना। क्या लूट करके ले जाता है, सोना लूट करके ले जाता है। सोना लूटने के बाद जब ये वापस जाता है तो रास्ते में एक जगह पड़ती है। जगह कौन सी थी, चूरू नाम का एक जिला था राजस्थान का। उस जगह में एक जगह थी जिसका नाम था ददरेवा। क्या नाम था, ददरेवा। और ददरेवा में एक महाराज रहते थे, यानी कि एक लोक देवता रहते थे जिनका नाम था गोगाजी महाराज। क्या नाम था, गोगाजी महाराज ये रहते थे। अब देखिए गोगाजी महाराज जो है मोहम्मद गजनवी पर अटैक क्यों करते हैं। गोगाजी महाराज मोहम्मद गजनवी पर अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि गोगाजी महाराज को ये पता चलता है कि जब मोहम्मद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने गए थे ना, तो उस समय मोहम्मद गजनवी गायों को अपने साथ लेकर गए थे। किनको, गायों को अपने साथ लेकर के गए थे। गाय को साथ लेकर के क्यों गए थे, गाय को साथ इसलिए लेकर के गए थे ताकि ये अपनी सेना के लिए, किसके लिए, अपनी सेना के लिए गाय को काट काट करके खिलाता रहे।
देखिए एक बात बताइए, जब मोहम्मद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जाएगा तो रास्ते में कुछ ना कुछ तो उसकी सेना को खाने के लिए चाहिए ना, तो वो गाय को साथ लेके जा रहे थे। अब मोहम्मद गजनवी की गाय को साथ ले जाने वाली जो खबर थी, ये गोगा जी महाराज को पता चल गई। और गोगा जी महाराज गायों को रक्षक थे, किसके रक्षक थे? गायों के रक्षक थे। अब गोगा जी महाराज क्या करते हैं, जो मोहम्मद गजनवी था उसको ददरेवा नाम की एक जगह पर, चूरू में एक जगह है ददरेवा नाम की जगह, वहाँ पर अपने 47 भतीजों को लेकर के, कितने भतीजे? 47 भतीजों को लेकर के उनको घेर लेता है। किस जगह पर? ददरेवा नाम की जगह पर उनको घेर लेता है। अब देखिए जब ददरेवा नाम की जगह पर वहाँ पर उनको घेर लेता है, तो वहाँ पर ददरेवा नाम की जगह से थोड़ी सी दूर एक जगह और पड़ती है जिसको बोलते हैं नोहर। क्या बोलते हैं? नोहर। ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में है। यहाँ की नोहर नाम की एक जगह है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर इस मोहम्मद गजनवी से वो युद्ध करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। यानी कि मोहम्मद गजनवी वर्सेज जो अपने गोगा जी महाराज है उनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है ना। और जब युद्ध होता है तो गोगा जी महाराज क्या करते हैं, ये गोगा जी महाराज कई चमत्कार करते हैं उस युद्ध में। क्या करते हैं? चमत्कार करते हैं। उन चमत्कारों को देख करके मोहम्मद गजनवी अचंभित हो जाता है कि ऐसा चमत्कार ये कैसे कर सकते हैं। अब मोहम्मद गजनवी ने इस गोगा जी महाराज को एक उपाधि दे दी थी। क्या उपाधि दी थी? जहर पीर की उपाधि दे दी थी। याद रखना इस चीज को। किसकी उपाधि? जहर पीर या फिर गोगा पीर की उपाधि दे दी थी मोहम्मद गजनवी ने। किसको? गोगा जी महाराज को। अब देखिए हालांकि मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी महाराज की हत्या तो कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, क्योंकि मोहम्मद गजनवी से गोगा जी महाराज भी क्या हो गए थे? हार गए थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इनके चमत्कारों पर ये मोहित हो गए थे। कौन? मोहम्मद गजनवी। मोहित होने के बाद इन्होंने कहा था कि आज मैंने आपकी हत्या तो कर दी, लेकिन आप किसी लोक देवता से कम नहीं हो, क्योंकि आपने इतने चमत्कार दिखाए, आप जहारपीर होने चाहिए। यानी कि जहारपीर जो होता है, देखिए मुसलमानों में जो जहारपीर होता है ना, उसको लोक देवता को कहा जाता है। जहारपीर किसको कहा जाता है? लोक देवता को कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने लोक देवता की उपाधि दे दी, जहारपीर की उपाधि इनको दे दी थी, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी कहानी है। अब चलते हैं इनके अगले आक्रमणों की तरफ, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने अगले आक्रमण कौन कौन से किए थे। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर तेजाजी वाली बात इसलिए लिख दी है क्योंकि देखिए कभी कभी हम बात करें गोगा जी महाराज की तो क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में कि सांपों के देवता किसे कहा जाता है। तो याद रखना सांपों के देवता तो कहा जाता है किसको? गोगा जी महाराज को। अब देखिए आपके पास यदि ऑप्शन हो कौन कौन से, तेजाजी महाराज भी ऑप्शन होता है और गोगा जी महाराज भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, सांपों के देवता तो कहा जाता है किसको? गोगा जी महाराज को। और नागों के देवता कहा जाता है किसको? तेजाजी महाराज को। देखिए गोगा जी महाराज कौन है और तेजाजी महाराज कौन है, ये मैं सारे के सारे आपके लिए जब राजस्थान की कल्चर करवाऊंगा ना, तो कल्चर में आपके लिए सारे के सारे करवा दूंगा कि गोगा जी महाराज कौन है, लोक देवता कौन कौन से हमारे राजस्थान के, और लोक देवी कौन कौन से हैं। गोगा जी और तेजाजी ने राजस्थान के लोक देवताओं की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके लिए नोट पॉइंट में इसलिए लिखा दिया ताकि आपको थोड़े थोड़े से याद रह सकें। मैंने आपके लिए बताया था ना कि यदि आपका कोई पॉइंट आता है तो मैं आपके लिए रिलेटेड पॉइंट लिखाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में वहाँ से यदि क्वेश्चन उठता है तो आप उसको सोल्यूशन करके आ सको, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है वहाँ से मोहम्मद गजनवी आगे बढ़ा था और आगे बढ़ने के बाद सिंध जा पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? सिंध में जा पहुंचा। और सिंध के जो जाट थे ना उन्होंने क्या कर दिया, मोहम्मद गजनवी को लूट लिया था और मोहम्मद गजनवी को गजनी भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? गजनी भेज दिया। देखिए मैंने आपको बताया था ना सिंध में खोखर जाट रहते थे। कौन से जाट रहते थे? खोखर नाम के जाट रहते थे, ठीक है ना। और सिंध के खोखर जाटों ने किसकी हत्या की थी आपको पता है? मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। देखिए जब मोहम्मद गजनवी गुजरात से सोना लूट करके जा रहा था तो ये सिंध से होकर के जा रहा था। कहाँ से? सिंध से होकर जा रहा था। और सिंध में रह रहे थे खोखर जाट। कौन से जाट? खोखर जाट रह रहे थे। अब इन खोखर जाटों को पता चल गया था कि जो मोहम्मद गजनवी ने सोना लूट के लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? सोना लूट कर लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनवी इस सिंध के जाटों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद इसको क्या कर लिया? लूट लिया। और लूटने के बाद इसको जिंदा छोड़ दिया था और ये गजनी चला गया था। कहाँ पर चला गया था? गजनी चला गया था, ठीक है ना। अब देखिए जब मोहम्मद गजनवी को उन्होंने लूट लिया और लूटने के बाद मोहम्मद गजनवी कहाँ चले गए थे? गजनी चले गए थे। अब मोहम्मद गजनवी को शांत थोड़ी रहने वाले थे। अब इन्होंने जो अपना 17वां आक्रमण किया था कब किया था? 1027 ईस्वी में किया था मोहम्मद गजनवी ने 17वां आक्रमण। अब किस पर करेगा? ये सिंध के खोखर जाटों पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? सिंध के खोखर जाटों पर आक्रमण करता है। इसमें गजनवी ने जाटों को हरा दिया था और इसमें 1030 ईस्वी में धोखे से गजनी के जाटों ने ही इसको क्या कर दिया था? मार दिया था, ठीक है ना। देखिए मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर 17वां आक्रमण किया था वो 1027 ईस्वी में किया था। ये सिंध के खोखर जाटों पर किया था और गजनवी ने जाटों को इसमें हरा भी दिया था। लेकिन ये जो अपने सिंध के खोखर जाट थे बड़े चालाक थे। इन्होंने क्या किया? 1027 के बाद लगभग 3 साल बाद 1030 ईस्वी में धोखे से गजनी को जाटों ने ही मार दिया, ठीक है ना। यानी कि सिंध के जो खोखर जाट थे उन्होंने गजनवी को मार दिया। अब देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ एक अलबरूनी एक इतिहासकार है। क्या है? अलबरूनी एक इतिहासकार है और उसका मानना क्या वो समझ लीजिए। अलबरूनी जो इतिहासकार है ना वो मोहम्मद गजनवी का दरबारी विद्वान था, ठीक है ना। किसका दरबारी विद्वान था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी विद्वान था, ठीक है ना। याद रखना देखिए मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो 17 बार आक्रमण किए थे ना, इसीलिए मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा दिया कि अलबरूनी मोहम्मद गजनवी का दरबारी विद्वान था, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। यदि हम बात करें अलबरूनी की पुस्तक की तो इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी विद्वान था उसका नाम क्या था? अलबरूनी। जो अलबरूनी ये जो दरबारी विद्वान था इसकी जो इतिहास की पुस्तक थी उसका नाम क्या था?
किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। क्या होता है, भारत की खोज। देखिए यदि हम बात करें भारत की खोज नाम की इस पुस्तक की, तो भारत की खोज नाम की एक पुस्तक एक हमारे जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी भारत की खोज नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना, क्या लिखी थी, भारत की खोज नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो कि हिंदी में लिखी थी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है किताब को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। कौन सी किताब को, तहकीक ए हिंद या फिर भारत की खोज या फिर किताब उल हिंद को, यानी कि 11वीं सदी का दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11वीं सदी का इसने सचित्र वर्णन किया है इस किताब में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे इसमें लिखा हुआ है पुस्तक में सती प्रथा तथा 11 जातियों का इसमें वर्णन भी किया गया है। यानी कि इस पुस्तक में लिखा गया है कि सती प्रथा उस समय थी या नहीं थी, या फिर 11 जो जातियाँ इंपॉर्टेंट जातियाँ थी उस समय राजा महाराजा के समय कौन कौन सी जातियाँ थी, उन सभी 11 जातियों का सती प्रथा का इस समय का जो लेखन है वो सारा का सारा इसमें वर्णित मिलता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत। देखिए मैंने आपको बताया था ना, मैं आपके लिए कुछ अरब आक्रमण करवा दूंगा ना, तब मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत शुरू करवाऊंगा। तो अब हम आपके लिए क्या करवाने जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत करवाने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, यहाँ पर लिखा हुआ है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी में ये दिल्ली सल्तनत थी वो शुरू की गई थी। ठीक है ना। कब शुरू की गई थी, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी कि 1206 में शुरू की गई थी, 1526 में ये जो है इसका एंड हो गया था, किसका, दिल्ली सल्तनत का। देखिए 1206 ईस्वी में क्यों की गई थी, मैं आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें मोहम्मद गजनवी के 17वें आक्रमण की, मोहम्मद गजनवी का 17वां आक्रमण 1030 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारे मोहम्मद गजनवी का 17वां आक्रमण। यदि हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या थी, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी, वो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना, आपको पता ही था, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद मैं आपको दिल्ली सल्तनत करवाऊंगा। तो मोहम्मद गौरी का जब आक्रमण पड़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी, यानी कि मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजपाट संभाल लिया था। ठीक है ना, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक पक्का गुलाम था, यानी कि वो अपने आप को गुलाम ही कहता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक वंश चलाया था जिसका नाम था गुलाम वंश। क्या नाम था, गुलाम वंश था। अब देखिए जो अपना दिल्ली सल्तनत है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो अपना दिल्ली सल्तनत चलता है, इसके अंतर्गत हम कितने वंश पढ़ने वाले, वो सारे के सारे वंश मैं आपके लिए एक दृष्टि से यहाँ पर लिखा रखे हैं, वो वंश देख लीजिए, और कौन सा वंश किस डेट में हम पढ़ने वाले वो डेट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है ना, किस डेट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत के अंदर हम 5 वंशों ने जो है राज किया था। कितने वंशों ने, 5 वंशों ने राज किया था। अब कौन कौन से वंश है वो सारे के सारे वंश देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गुलाम वंश। यदि हम बात करें गुलाम वंश की, तो ये 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है। ठीक है ना। जब गुलाम वंश 1290 ईस्वी में खत्म हो जाता है तो उसके बाद आता है अपना खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चलता है। जब अपना खिलजी वंश खत्म हो जाता है तब आता है अपना तुगलक वंश। कौन सा, तुगलक वंश। ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलता है। कौन सा वंश, तुगलक वंश। जब तुगलक वंश खत्म हो जाता है तो अगला वंश आता है सैयद वंश, और सैयद वंश चलता है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। ठीक है ना। और सैयद वंश के बाद अपना जो अंतिम वंश आता है दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम है लोधी वंश, और लोधी वंश चलता है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। कब तक चलता है, 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ठीक है ना। देखिए मैंने आपके लिए एक नोट पॉइंट लिखा रखा है, इस नोट पॉइंट को समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बाद 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। उसको मोहम्मद जो बाबर थे उसने हरा दिया था। ठीक है ना, किसने हरा दिया था, बाबर ने उसको हरा दिया था, इब्राहिम लोधी को। जब बाबर इसको हरा देगा 1526 ईस्वी में, तो 1526 ईस्वी में बाबर ने हरा दिया था इसको। और बाबर किस वंश से रिलेट करता है, बाबर अपने आप को मुगल वंश से संबंध रखता है। ठीक है ना। तो उसके बाद कौन सा वंश शुरू हो जाता है, मुगल वंश शुरू हो जाता है। 1526 से लेकर के 1858 ईस्वी तक मुगल वंश राज करने लग जाता है। ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक तो चलता है आपका दिल्ली सल्तनत, और 1526 ईस्वी के बाद लगभग 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक चलता है आपका मुगल वंश। कौन सा वंश, मुगल वंश चलता है। ठीक है ना। जब अपने मुगल वंश खत्म हो जाए ना तो 1858 ईस्वी के बाद, कौन सी ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद हमारा जो भारत है वो अधीनस्थ हो जाता है किसके, अंग्रेजों को। ठीक है ना। उसके बाद हमारे भारत पर अंग्रेज अधिकार करने लग जाते हैं। तो मैं आपको अंग्रेजों की भी कहानी बताऊंगा और मुगल वंश की भी कहानी बताऊंगा, सारा डिटेल से करवाऊंगा। बस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है ना। यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नोट में भी लिखा हुआ है 1858 में विक्टोरिया की घोषणा के बाद बादशाह का पद समाप्त हो जाता है। किसका पद, बादशाह का पद समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। जब बादशाह का पद समाप्त हो जाता है तो राज
कौन का हो जाता है, अंग्रेजों का राज होने लगता है। ठीक है ना, ये बात मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले भी बताई थी। और आगे इसमें लिखा हुआ है, और अंतिम जो मुगल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था, बहादुर शाह जफर था। और उसको पकड़ करके रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है ना, ये सारी की सारी स्टोरी मैं आपके लिए करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। नहीं, पहले आपका दिल्ली सल्तनत करवा देता हूँ, उसके बाद ये मुगल वंश आएगा तो मैं आपके लिए मुगल वंश में सारे के सारे करवा दूंगा। लेकिन इसका जो रिलेटेड पॉइंट है वो आपके लिए यहीं पर करवा देता हूँ, ताकि जब आप मुगल वंश पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको ऐसा लगने नहीं लगेगा कि आपने इसको पहले कभी पढ़ लिया है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम वंशों को क्रम से पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले जो वंश पढ़ते हैं उसका नाम है गुलाम वंश। क्या नाम है, गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश की यदि हम बात करें तो गुलाम वंश में यहाँ पर लिखा हुआ है, गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी में की गई थी और इसका जो अंत था वो 1290 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, कब हुआ था, 1290 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गौरी भी 1206 ईस्वी में मरा था। कब मरा था, 1206 ईस्वी में मरा था। देखिए आपको पता ही होना चाहिए, 13 मार्च 1206 ईस्वी के समथिंग गौरी मरा था। ठीक है ना, कब मरा था, 13 मार्च 1206 ईस्वी के समथिंग। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए 15 मार्च 1206 ईस्वी बताया था, वो थोड़ा सा गलती से हो गया था, 15 मार्च नहीं, वो 13 मार्च है। ठीक है ना, उसको सही कर लेना। फिर आप कहीं लोगे कि सर आपने 13 मार्च लिखाया है और बता रहे हैं 15 मार्च। ठीक है ना, वो 15 मार्च नहीं है, वो 13 मार्च है। ठीक है, याद रख लेना चीज़ को। आगे इसमें लिखा हुआ है इसी पॉइंट में, यानी कि गुलाम वंश में आगे लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। गुलाम वंश की यदि हम बात करें तो इसके कुछ उपनाम जिनका नाम गुलाम वंश, मामूलक वंश या फिर बंदगा या फिर दास, इस वंश को नाम से जाना जाता है। किन के नामों से, गुलाम वंश से, मामूलक वंश के नाम से, बंदगा वंश इसको कहा जाता है और दास वंश भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि दास वंश की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई थी, 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, यदि हम बात करें दास वंश के अंत की तो दास वंश का अंत कब हुआ था, 1290 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, याद रखना है चीज को। आगे बात करते हैं इसके संस्थापक की, जो आपका गुलाम वंश है उसका संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन करता है। कितना शासन करता है, 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन करता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 साल शासन किया था। वैसे यदि हम बात करें इस वंश की तो ये वंश 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला था। देखिए अभी तो इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास इसकी कुछ संतानें भी होंगी, उसके लड़के भी रहेंगे, फिर उसके भी लड़के आएंगे। इस तरह से 1290 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था, 1290 ईस्वी तक। यदि हम बात करें सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक की तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लगभग 1210 ईस्वी में शासन खत्म हो गया था, यानी कि 1210 ईस्वी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। ठीक है ना, आगे इसमें लिखा हुआ जब कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक बना था, गुलाम वंश इसने जब शुरू किया था तो उस समय इसने राजधानी क्या बनाई थी, उस समय इसने राजधानी बनाई थी लाहौर, यानी कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली जो राजधानी बनी थी वो कौन सी थी, लाहौर थी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। और यहाँ पर नोट में मैंने एक चीज़ लिखा रखी है कि ऐबक का जो अर्थ होता है उसका नाम होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि हम बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लास्ट का ये सरनेम है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को, थोड़ी सी नॉलेज के लिए लिखा दिया, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ उपनाम है। कौन कौन से उपनाम है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, लाख बख्श के नाम से। यदि हम बात करें लाख बख्श की तो लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक है ना, किसका दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। और एक इसको पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से, पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। पील बख्श का अर्थ क्या होता है, हाथी का दान करने वाला। ठीक है ना, पील बख्श किसको कहते हैं, हाथी के दान करने वाले व्यक्ति को पील बख्श के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या है, उपनाम है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसने कभी सुल्तान पद की उपाधि नहीं ली थी जो खलीफा से लेनी पड़ती थी। ये दास्तां सिपह सलाहकार या फिर इसको मलिक भी कहते थे। देखिए इसने सुल्तान पद की उपाधि इसलिए नहीं ली थी क्योंकि ये अपने आप को गुलाम कहता था। किसका गुलाम कहता था, ये अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम कहता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मोहम्मद गौरी का जो पक्का गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, यही दिल्ली सल्तनत शुरू करता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारा कुछ लिखा दिया है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपह सलाहकार या फिर मलिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सिपह सलाहकार या फिर मलिक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के कितने उपनाम हो गए, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श के नाम से जाना जाता है, एक इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, एक इसको सिपह सलाहकार किसके नाम से, सिपह सलाहकार, एक इसको मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। यदि हम बात करें राज्य अभिषेक की, कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो इसका राज्य अभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में किया गया था। कब किया गया था, 25 जून 1206 ईस्वी में। वो कहाँ पर किया गया था, लाहौर में इसका राज्य अभिषेक किया गया था। ठीक है ना, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ अधिकार क्षेत्र की तो इसने 40 दिन तक गजनी पर भी शासन किया था। किस पर शासन किया था, गजनी पर शासन किया था। लेकिन ये बाद में गजनी को छोड़कर के दिल्ली आ गया था और दिल्ली में आकर के इसने अपनी सल्तनत कायम कर ली थी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसने 40 दिन तक गजनी पर भी शासन किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यदि हम बात करें इसके निधन की तो इसका निधन 1210 ईस्वी में चौगान या फिर पोलो नाम का एक खेल खेल रहा था। उस समय इसके चौगान या फिर पोलो नाम के खेल खेलते समय मृत्यु हो जाती है। कब, 1210 ईस्वी में। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में स्थायी रूप से जजिया कर लगाया था। ठीक है ना, किसने लगाया था, स्थायी रूप से जजिया कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। देखिए जब मैंने आपके लिए पाठ प्रथम करवाया था तो उस समय बताया था कि भारत में स्थायी जजिया कर किसने लगाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। और इसको हटाया किसने था, इसको अकबर ने हटाया था। किसने हटाया था, अकबर ने हटाया
था, उसको पुणे किसने लगाया था, इसको पुणे औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है ना, मैंने सारे के सारे पॉइंट आप क्लिक करवा दिए। ये आगे इसमें लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि 1194 ईस्वी में अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़ करके इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, अजमेर में एक संस्कृत की पाठशाला थी। किसकी पाठशाला थी? संस्कृत की पाठशाला थी, उसको इसने तोड़ दिया था, वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, जो कि राजस्थान की प्रथम मंजिल कहलाती है। कौन कहलाती है? 2.5 दिन का झोपड़ा। याद रखना इस चीज को, 2.5 दिन के झोपड़ा को राजस्थान की प्रथम मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसमें लिखा हुआ है 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में, 16 खम्भों का महल भी इसे ही कहते हैं। कैसे कहते हैं? 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। याद रखना इस चीज को। आगे लिखा हुआ है पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स यहीं पर लगता है। कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है। अजमेर में क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा भी उपस्थित है और यहाँ पर पंजाब शाह पीर की एक दरगाह भी उपस्थित है, इसलिए वहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, यानी कि 2.5 दिन का वहाँ पर उर्स लगता है। याद रखना इस चीज को। कुवैत उल इस्लाम एक मस्जिद है जो कि 1195 से लेकर 1198 ईस्वी के समथिंग यानी लगभग 3 साल तक इसका निर्माण करवाया गया था। जब इसका निर्माण करवाया गया था तो उस समय वहां पर एक विष्णु का मंदिर था, उस विष्णु के मंदिर को इसने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद यहाँ पर इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, उस मस्जिद का नाम था कुवैत उल इस्लाम। ठीक है ना, क्या था? कुवैत उल इस्लाम, जो उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद कहलाती है। कौन कहलाती है? कुवैत उल इस्लाम उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद कहलाती है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे इसमें लिखा हुआ है जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना, उसका दक्षिणी द्वार है, उस दक्षिणी द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अलाई दरवाजा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। याद रखना इस चीज को, जो अपना 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसके दक्षिणी द्वार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसलिए उसको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, देखिए आगे मैंने इसमें एक नोट लगा रखा है। नोट में क्या लिखा हुआ है? जो ताजमहल बनवाया था ना, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। जो ताजमहल बनवाया था उस समय शिव मंदिर को तोड़ करके बनवाया गया था। ठीक है ना, कौन से मंदिर को तोड़ करके बनवाया गया था? शिव भगवान के मंदिर को तोड़ करके ताजमहल बनवाया गया था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है आपका कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज का पार्ट काफी लंबा हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है ना।